ये जहाज सैन फ्रांसिस्को के विशाल समंदर को पार करते हुए अल्काट्राज जेल की तरफ बढ़ रहा था। उस जहाज में मौजूद था एक खतरनाक कैदी फ्रैंक मॉरिस, एक ऐसा बैंक लुटेरा जो इससे पहले कई बार जेल से भाग चुका था। इसीलिए इस बार उसे भेजा जा रहा था ऐसी जेल में जहाँ से भागना तो दूर, भागने के बारे में सोचना भी बेकार माना जाता था। जेल के अंदर आते ही उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसकी पूरी तलाशी ली जाती है और फिर उसे डाल दिया जाता है एक अंधेरी सेल में। अगली सुबह सूरज निकलते ही वार्डन के आदेश पर हर एक सेल में कैदियों की गिनती शुरू हो जाती है। वैसे तो रात के अंधेरे में यहाँ से भागने की हिम्मत कोई नहीं करता था, लेकिन बार बार होने वाली यही गिनती इस जेल को अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल बनाती थी। इसके बाद सभी कैदी ब्रेकफास्ट के लिए किचन में जाते हैं, जहाँ सबके कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। वहीं मॉरिस की मुलाकात दो और कैदियों से होती है। पहला था लिटमस, जिसे मीठा खाने का बहुत शौक था और वो ज्यादातर समय अपने पालतू चूहे के साथ ही रहता था। लेकिन दूसरा कैदी काफी खतरनाक था, वुल्फ, जिसके ऊपर कई गंभीर केस दर्ज थे और आते ही वो मॉरिस को परेशान करना शुरू कर देता है, कभी ब्रेकफास्ट के दौरान तो कभी नहाते वक्त। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद मॉरिस को वार्डन के पास ले जाया जाता है। क्योंकि वो इस जेल में नया था, इसलिए वार्डन उसे अल्काट्राज के नियम समझाना चाहता था। वार्डन मॉरिस से कहता है कि अल्काट्राज बाकी जेलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कैदी को अलग सेल में अकेले रखा जाता है। पढ़ने के लिए सिर्फ पुराने मैगजीन दिए जाते हैं ताकि कैदियों को बाहर की दुनिया की कोई खबर न मिल सके। और यहाँ कैदी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही नहा सकते थे। हालांकि कुछ सुविधाएं भी दी जाती थी, जैसे कैदी अपनी कला और हुनर के हिसाब से काम करके पैसे कमा सकते थे। इसके अलावा अगर कोई चाहे तो महीने में 2 लोग उससे मिलने भी आ सकते थे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो खुद अपराधी ना हो। जेल में म्यूजिक रूम और सिनेमा थिएटर जैसी सुविधाएं भी मौजूद थीं। जाने से पहले वार्डन मॉरिस को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि आज तक इस जेल से कोई भाग नहीं पाया। जिन लोगों ने कोशिश की या तो वो पकड़े गए या फिर मारे गए, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो भागने के बारे में सोचे भी ना। मॉरिस वार्डन के कमरे से वापस अपनी सेल में लौट आता है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। वो चुपके से वार्डन की टेबल से एक नेल कटर चुरा लाया था, जिसे वो एक किताब के अंदर छुपा देता है। अगली सुबह जब मॉरिस नहाने जाता है तो वहाँ फिर से वुल्फ आ जाता है और हमेशा की तरह उसे परेशान करने लगता है। लेकिन इस बार मॉरिस चुप नहीं रहता। वो वुल्फ को बुरी तरह पीट देता है और जबरदस्ती उसके मुंह में साबुन ठूंस देता है। नहाने के बाद मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में काम करने भेजा जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के लाइब्रेरियन से होती है। वो एक अश्वेत कैदी था जिसे अपनी रक्षा करते हुए 2 लोगों की हत्या करने के कारण उम्र कैद की सजा मिली थी। इंग्लिश मॉरिस को बताता है कि जेल में लाइब्रेरी तो है, लेकिन किसी भी कैदी को वहां आने की इजाजत नहीं है। उन्हें किताबें खुद कैदियों की सेल तक पहुंचानी पड़ती हैं। हालांकि हर कैदी को किताबें नहीं दी जाती थीं। काम खत्म करने के बाद मॉरिस जेल के मैदान में जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉग नाम के एक और कैदी से होती है। वो पेशे से कारपेंटर था और उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। इस जेल ने उससे उसकी जिंदगी की लगभग हर चीज छीन ली थी, लेकिन उसके पास अब भी उसके हाथ थे जिनसे वो अपनी कला को जिंदा रखे हुए था। जब मॉरिस उसकी पेंटिंग देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉग अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बना रहा है, लेकिन उस तस्वीर में उसके कोट के अंदर एक गुलदाउदी का फूल भी बना हुआ था। हालांकि असल में उसके कपड़ों पर ऐसा कोई फूल नहीं था। दरअसल वो फूल उसकी आजादी की चाह का प्रतीक था, एक ऐसी उम्मीद जिसे इस जेल की दीवारों के पीछे कैद नहीं किया जा सकता था। डॉग से बात करने के बाद मॉरिस जेल के मैदान में बनी गैलरी में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ अलग नियम थे। ये नियम वार्डन ने नहीं बल्कि खुद कैदियों ने बनाए थे। जो कैदी जितना ऊपर बैठता था, जेल में उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत और ताकत मानी जाती थी। और सबसे ऊपर बैठता था इंग्लिश। इसीलिए मॉरिस उसके पास जाकर बैठता है और उससे पूछता है कि क्या आज तक कोई इस जेल से भाग पाया है। इंग्लिश बताता है कि कई कैदियों ने अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन था। हर 2 घंटे में कैदियों की गिनती होती थी। दिन भर बार बार हर सेल को चेक किया जाता था। इसके अलावा जेल के बाहर ऊंचे टावरों पर गार्ड हर समय निगरानी रखते थे। अगर कोई उनकी नजर में आ जाए तो वहीं उसका अंत तय था। और अगर कोई किसी तरह जेल से बाहर निकल भी जाए तो बाहर मौजूद बर्फ जैसा ठंडा समंदर, ऊंची लहरें और खतरनाक समुद्री जानवर उसे जिंदा नहीं छोड़ते। यानी यहाँ से भागने की कोशिश करना सीधे मौत को बुलाने जैसा था। समय खत्म होने के बाद सभी कैदी अपनी अपनी सेल में लौट जाते हैं। तभी एक गार्ड आकर मॉरिस को बताता है कि अब उसे लाइब्रेरी में काम नहीं करना होगा, बल्कि अब वो कारपेंटर का काम करेगा और इसके बदले उसे अच्छी सैलरी भी मिलेगी। अगले दिन फिर सभी कैदी मैदान में आते हैं। वहीं मॉरिस की मुलाकात दोबारा लिटमस से होती है। जब मॉरिस उससे जेल से भागने के बारे में पूछता है तो वो मजाक में कहता है कि यहाँ से भागना तो बहुत आसान है, बस सेल के अंदर बने वेंट को तोड़ो, छत तक पहुंचो और फिर सीधा बाहर निकल जाओ। हालांकि इसके लिए गार्ड्स की चाबी हासिल करना बेहद जरूरी था। लिटमस मजाक करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वुल्फ वहाँ पहुँच जाता है। वो
वॉशरूम वाली बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और इस बार उसके हाथ में चाकू भी था। हालांकि मॉरिस किसी तरह उसे रोक लेता है। तभी गार्ड्स आकर पूरा मामला संभाल लेते हैं, लेकिन सजा दोनों को मिलती है और उन्हें डाल दिया जाता है डी ब्लॉक की अंधेरी सेल में। डी ब्लॉक की उस अंधेरी सेल में मॉरिस के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता है। हालांकि अगले दिन उसे वापस उसकी पुरानी सेल में भेज दिया जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि लिटमस ने अपने पालतू चूहे के जरिए उसके लिए एक छोटा सा नोट भेजा था जिस पर लिखा था वेलकम बैक। इसी बीच अल्काट्राज में एक नया कैदी लाया जाता है, चार्ली बट्स, जिसे पुलिस की गाड़ी चुराने के आरोप में यहाँ भेजा गया था। उसकी सेल मॉरिस के ठीक पास थी और पहले ही दिन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद सभी कैदी फिर से जेल के मैदान में इकट्ठा होते हैं, जहाँ चार्ली की मुलाकात डॉग और लिटमस से भी होती है। इधर जब कैदी बाहर थे तभी कुछ गार्ड सेल चेक करने आते हैं और उसी दौरान एक गार्ड को डॉग की सेल में एक अजीब पेंटिंग दिखाई देती है। असल में वो पेंटिंग वार्डन की थी। ये बात पता चलते ही वार्डन गुस्से में आ जाता है और डॉग से उसकी पेंटिंग करने की सारी चीजें छीन ली जाती हैं। जिस कला के सहारे वो खुद को जिंदा महसूस करता था, अब वो भी उससे छीन ली गई थी। फिर एक दिन कारपेंटर का काम करते हुए डॉग अचानक कुल्हाड़ी से अपनी उंगलियां काट लेता है, क्योंकि उसके लिए वो हाथ किसी काम के नहीं थे जो अब पेंटिंग ही ना बना सके। जब गार्ड्स उसे वहां से ले जा रहे थे तभी मॉरिस को उसकी जेब से वही गुलदाउदी का फूल मिलता है जिसे डॉग चुपके से उसके लिए छोड़ गया था। अपनी सेल में लौटकर मॉरिस काफी देर तक उस फूल को देखता रहता है। तभी इंग्लिश वहां आता है और उसे बताता है कि डॉग ने ऐसा कदम क्यों उठाया। असल में ये सब वार्डन की साजिश का नतीजा था। कुछ समय बाद सभी कैदी फिर से ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं मॉरिस की मुलाकात उसके दो पुराने साथियों जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन से होती है। ये दोनों भाई पहले अटलांटा जेल से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे और अब उन्हें अल्काट्राज भेज दिया गया था। दोनों जानते थे कि मॉरिस जेल से भागने में माहिर है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या इस जेल से निकलने का कोई रास्ता है, लेकिन उस वक्त मॉरिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ब्रेकफास्ट के बाद जब सभी कैदी अपनी अपनी सेल में लौटते हैं तभी मॉरिस एक अजीब चीज नोटिस करता है। उसे याद आता है कि लिटमस ने मजाक में कहा था कि अगर सेल के वेंट को तोड़ दिया जाए तो छत तक पहुंचा जा सकता है, और अब मॉरिस को लगने लगा था कि शायद वो मजाक सच हो सकता है, क्योंकि समुद्र के पास होने की वजह से उन वेंट्स की लोहे की ग्रिलों में जंग लग चुकी थी और दीवारें भी नमी की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। यानी किसी नुकीली चीज से उन्हें धीरे धीरे खोदा जा सकता था, जैसे वार्डन की टेबल से चुराया गया वो नेल कटर। तभी मॉरिस के दिमाग में आता है अल्काट्राज से भागने का पहला असली प्लान। अगले दिन जब सभी कैदी मैदान में आते हैं तो मॉरिस को पता चलता है कि आज चार्ली का जन्मदिन है। उसी दौरान इंग्लिश और चार्ली को खबर मिलती है कि उनसे मिलने कोई आया है। वो थी इंग्लिश की बेटी और चार्ली की गर्लफ्रेंड। चार्ली को पता चलता है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, शायद वो कुछ महीनों से ज्यादा जिंदा ना रहे, लेकिन चार्ली के पास उसे फोन करने तक का कोई तरीका नहीं था। कुछ समय बाद सभी कैदी खाने के लिए किचन में पहुंचते हैं, जहां मॉरिस, चार्ली और एंगलिन ब्रदर्स एक ही टेबल पर बैठते हैं। लेकिन इस बार वो सिर्फ खाना खाने नहीं आए थे, बल्कि उस जिंदा नरक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने आए थे। मॉरिस उन्हें अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि समुद्र के पास होने की वजह से वेंट्स की लोहे की ग्रिल कमजोर हो चुकी है और उनके आसपास की दीवार भी काफी नरम हो गई है, इसलिए उन्हें एक नेल कटर की मदद से धीरे धीरे खोदा जा सकता है। और मॉरिस खुद ये करके देख भी चुका था। अगर उन वेंट्स को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो वो आसानी से दीवार के पीछे पहुंच सकते हैं और फिर छत तक जा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, अगर वेंट्स तोड़े गए तो वहाँ बना बड़ा छेद गार्ड्स की नजर में तुरंत आ जाता। इसलिए मॉरिस एक और आइडिया देता है। वो लोग मैगजीन के पेज काटकर कार्डबोर्ड बनाएंगे, फिर उन्हें वेंट्स जैसा रंग देकर उसी जगह पर चिपका देंगे ताकि देखने में सब बिल्कुल पहले जैसा लगे। और अगर फिर भी किसी गार्ड को शक हुआ तो वो लोग वहाँ तौलिया या बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख देंगे ताकि कोई उस हिस्से पर ध्यान ही ना दे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, हर 2 घंटे में होने वाली गिनती से वो बचेंगे कैसे? अगर वो किसी तरह छत तक पहुंच भी जाते तो अगले ही पल गार्ड समझ जाते कि कैदी भाग चुके हैं और फिर उनके बचने का कोई मौका नहीं रहता। लेकिन मॉरिस के पास इसका भी जवाब था। वो कहता है कि वो लोग रात में भागेंगे ताकि सुबह तक किसी गार्ड को कुछ पता न चले। हालांकि सिर्फ इतना काफी नहीं था, इसलिए मॉरिस एक और प्लान बताता है। वो लोग प्लास्टिक और कार्डबोर्ड से नकली सिर बनाएंगे, फिर उन पर नकली बाल लगाकर उन्हें बिस्तर पर रख देंगे ताकि गार्ड्स को लगे कि वो अब भी अपनी सेल में सो रहे हैं। यानी पहली नजर में किसी को उन पर शक ही नहीं होगा। इसके बाद सभी लोगों के बीच काम बांट दिए जाते हैं। जॉन, जो जेल के सैलून में काम करता था, उसका काम था नकली बाल इकट्ठा करना। चार्ली को पहरेदारी की जिम्मेदारी दी जाती है। जब मॉरिस दीवार खोदेगा तो चार्ली नजर रखेगा और अगर कोई गार्ड पास आया तो वो सीटी बजाकर सबको चेतावनी देगा। फिर जब चार्ली खुदाई करेगा तो मॉरिस पहरा देगा। इस तरह वो लोग धीरे धीरे छत तक पहुंचने वाले थे। लेकिन असली मुश्किल उसके बाद शुरू होती। छत से नीचे उतरना, ऊंची दीवार पार करना, गार्ड्स से बचना और फिर समंदर तक पहुंचना। मगर मॉरिस ने इसका भी इंतजाम सोच रखा था। इसके लिए उसे क्लेरेंस की मदद चाहिए थी, जो कपड़ों के सेक्शन में काम करता था। प्लान के मुताबिक जॉन कुछ रेनकोट और
कॉन्टैक्ट सीमेंट चुरा कर लाता है, जिनकी मदद से वो लोग लाइफ जैकेट और एक बड़ा राफ्ट बनाने वाले थे। मॉरिस जानता था कि अगर जेल प्रशासन को उनके भागने की खबर मिली तो सबसे पहले वो सैन फ्रांसिस्को में तलाश शुरू करेंगे। इसीलिए वो लोग असली दिशा छोड़कर डॉट एंजल आइलैंड की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं ताकि पूरी तरह गार्ड्स की नजरों से गायब हो सके। हालांकि ये प्लान कितना सफल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अब उनके पास कोशिश करने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार सभी लोग मॉरिस के प्लान से सहमत हो जाते हैं और फिर अपनी अपनी सेल में लौटकर धीरे धीरे भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर मॉरिस भी अपने वेंट के आसपास की दीवार खोदना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वाली सेल से चार्ली उस पर नजर रखता था। हालांकि मॉरिस यहाँ भी बहुत सावधानी बरत रहा था। दीवार खोदते समय वो अपनी जैकेट नीचे बिछा देता ताकि गिरने वाली मिट्टी फर्श पर न फैले। सारी मिट्टी जैकेट में ही जमा हो जाती, जिसे वो अगले दिन बाहर जाकर आसानी से फेंक सकता था। लेकिन कुछ समय बाद मॉरिस समझ जाता है कि चाहे दीवार कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, सिर्फ नेल कटर से उसे तोड़ना मुमकिन नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अगर नेल कटर काम नहीं कर रहा तो चम्मच से दीवार जरूर खोदी जा सकती थी। अगले दिन लंच के दौरान वो जानबूझकर अपने खाने वाले चम्मच पर जूते की मिट्टी लगा देता है ताकि गार्ड उसे नया चम्मच देने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉन भी चालाकी से गार्ड से पूछता है कि क्या उसे किचन में काम मिल सकता है। इसके बाद दोनों को किचन में ले जाया जाता है और जब जॉन गार्ड का ध्यान बातों में उलझा देता है, उसी समय मॉरिस वहाँ से एक नहीं बल्कि 2 चम्मच चुरा लेता है। असल में जॉन की बातचीत सिर्फ एक बहाना थी ताकि मॉरिस आसानी से एक्स्ट्रा चम्मच अपने पास रख सके। खाना खत्म होने के बाद मॉरिस वापस अपनी सेल में लौट आता है। तभी इंग्लिश वहाँ मैगजीन देने आता है। वो मॉरिस को एबनी नाम की मैगजीन देते हुए बताता है कि उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। हालांकि वो एक गोरे आदमी से शादी कर रही थी और इसी वजह से वो उससे मिलने आई थी। इतना कहकर इंग्लिश जाने लगता है, लेकिन तभी मॉरिस उससे एक अजीब सवाल पूछता है। वो जानना चाहता था कि क्या नेल कटर और चम्मच को पिघलाकर एक साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन इंग्लिश कहता है कि अगर उसे ये सब आता तो वो खुद बहुत पहले जेल से भाग चुका होता। हालांकि मॉरिस हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो लिटमस से एक तांबे का सिक्का लेता है, फिर कई माचिस की तीलियां जलाकर नेल कटर के धातु वाले हिस्से और चम्मच के हैंडल को गर्म करता है और आखिरकार दोनों को जोड़कर एक मजबूत औजार बना लेता है। अब वो उसी से दीवार खोदना शुरू कर देता है। तभी अचानक एक गार्ड वहां आने लगता है, लेकिन चार्ली समय रहते उसे इशारा कर देता है। मॉरिस तुरंत खुद को संभालकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है। हालांकि कुछ देर पहले उसने सेल के अंदर आग जलाई थी, इसलिए गार्ड को हल्की जली हुई गंध महसूस होती है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर वहां से चला जाता है और गार्ड के जाते ही मॉरिस फिर से दीवार खोदना शुरू कर देता है। इस तरह सिर्फ एक ही रात में मॉरिस काफी हद तक दीवार खोद चुका था। लेकिन अब भी एक दिक्कत बाकी थी। वेंट पर लगी लोहे की ग्रिल हाथों से टूट नहीं रही थी। अगले दिन कारपेंटर का काम करते हुए मॉरिस को एक तेज ब्लेड दिखाई देता है। हालांकि वो जानता था कि मेटल डिटेक्टर में ये आसानी से पकड़ा जाएगा, इसलिए वो चालाकी से 2 ब्लेड अपने पास रख लेता है। पहला ब्लेड वो जानबूझकर अपने पास रखता है, जो चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है और गार्ड उसे जब्त कर लेता है। लेकिन असली ब्लेड उसने अपने जूते के अंदर छुपा रखा था, जिसे वो बड़ी आसानी से सेल तक ले आता है। रात होते ही मॉरिस फिर से अपना काम शुरू कर देता है और इस बार वो बड़ी आसानी से वेंट की लोहे वाली ग्रिल तोड़ देता है, यानी अब छत तक जाने का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। उधर दूसरी तरफ कार्डबोर्ड से नकली वेंट और डमी हेड बनाने का काम भी चल रहा था। कुछ समय बाद जॉन उसे नकली बाल भी लाकर दे देता है। अगली रात जब चार्ली को पेंटिंग के लिए रंग और ब्रश दिए जाते हैं तो वो सब चुपके से मॉरिस तक पहुंचा दिए जाते हैं और फिर उन्हीं की मदद से मॉरिस अपने नकली सिर को पूरा तैयार करता है। साथ ही कार्डबोर्ड वाले नकली वेंट को भी असली जैसा रंग देता है। इसके बाद वो नकली सिर को बिस्तर पर रखता है और वेंट के रास्ते पाइप पकड़कर ऊपर छत की तरफ चढ़ जाता है। हालांकि उस रात उसका इरादा भागने का नहीं था, वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आगे का रास्ता कितना सुरक्षित है। इसी बीच नीचे गार्ड उनकी सेल चेक करने पहुंच जाता है। पहली बार तो नकली सिर देखकर उसे कुछ शक नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरी बार लौटता है तो डमी के बाल देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो हाथ बढ़ाकर सिर को छूने ही वाला था, लेकिन उसी समय तक मॉरिस वापस अपनी सेल में लौट चुका था और आराम से बिस्तर पर लेट गया था। अगले दिन किचन में मॉरिस सबको बताता है कि वो पिछली रात छत तक जाने की कोशिश कर चुका है। हालांकि वो पूरी तरह ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि छत तक पहुंचने के रास्ते में एक बड़ी लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, जिसे तोड़े बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। उसी दौरान मॉरिस को पता चलता है कि जॉन भी अपने वेंट के आसपास काफी हिस्सा खोद चुका है, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि आज रात वो फिर से छत तक जाएंगे। साथ ही अब उन्हें रेनकोट भी ऊपर ले जाकर ड्राफ्ट और लाइफ जैकेट बनाना शुरू करना होगा। उस रात दोनों पाइप के सहारे फिर से ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस लोहे की ग्रिल को ड्रिल मशीन के बिना तोड़ना लगभग नामुमकिन है। मजबूर होकर दोनों वापस अपनी सेल में लौट आते हैं। अगले दिन म्यूजिक रूम में मौका मिलते ही मॉरिस एक छोटा टेबल फैन चुरा लेता है और लिटमस से कहता है कि उसे एक ड्रिल मशीन और एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए। कुछ समय बाद उन्हें सारे सामान मिल जाते हैं। उस रात वो फिर से छत पर पहुंचते हैं और पाइप ड्रिल मशीन
और फैन की आवाज का इस्तेमाल करके छत वाली ग्रिल को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो लोग उस ग्रिल को तोड़ देते हैं, लेकिन तभी आवाज सुनकर एक गार्ड ऊपर आ जाता है। हालांकि किस्मत से उसे कुछ भी शक नहीं होता और वो वापस चला जाता है। अगले दिन किचन में खाना खाते वक्त सभी लोग फैसला करते हैं कि आने वाली मंगलवार की रात अल्काट्राज में उनकी आखिरी रात होगी, क्योंकि उसी रात वो इस जेल से भागने वाले थे। इसी बीच वार्डन वहां पहुंच जाता है और उसकी नजर मॉरिस की टेबल पर रखे गुलदाउदी के फूल पर पड़ती है, वही फूल जो डॉग ने उसे दिया था। लेकिन वार्डन उसे नियमों के खिलाफ बताकर तुरंत फेंक देता है और ये देखकर लिटमस को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस रात इंग्लिश हमेशा की तरह मॉरिस को मैगजीन देने आता है, लेकिन इस बार मॉरिस उसे अलविदा कहता है, क्योंकि शायद अब वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। लेकिन तभी कुछ शक होने पर दो गार्ड अचानक मॉरिस की सेल चेक करने पहुंच जाते हैं। हालांकि मॉरिस ने नकली कार्डबोर्ड वेंट को इतनी सफाई से बनाया था और उसे सीमेंट से दीवार पर इस तरह चिपकाया था कि वार्डन भी पहचान नहीं पाया कि वो नकली है। इसलिए तलाशी के दौरान उन्हें कुछ भी शक वाला नहीं मिला। लेकिन तभी वार्डन को एक गार्ड बताता है कि पिछले कुछ दिनों से चार्ली और मॉरिस रात में काफी देर तक बातें करते रहते हैं। ये सुनते ही वार्डन को शक हो जाता है और वो फैसला करता है कि मॉरिस को दूसरी सेल में शिफ्ट किया जाएगा, वो भी मंगलवार सुबह तक, यानी उसी दिन जिस रात वो लोग भागने वाले थे। अगले दिन जब सभी कैदी किचन में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वुल्फ को डी ब्लॉक से वापस सामान्य सेल में भेज दिया गया है और आते ही वो फिर से अपनी गुंडागर्दी शुरू कर देता है। वो दोबारा मॉरिस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इंग्लिश बीच में आकर मॉरिस को बचा लेता है। उधर मॉरिस समझ चुका था कि अगर उन्होंने मंगलवार रात तक इंतजार किया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वो फैसला करता है कि अब उन्हें आज रात ही भागना होगा। धीरे धीरे रात होने लगती है और फिर प्लान के मुताबिक मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस वेंट के रास्ते बाहर निकल आते हैं। लेकिन चार्ली डर जाता है। वो अपनी सेल में बैठकर रोने लगता है और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। बाद में वो खुद को संभालकर ऊपर आने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो छत तक नहीं पहुंच पाता और वापस अपनी सेल में लौट जाता है। उसके साथ ही खत्म हो जाता है अल्काट्राज से भागने का उसका सपना। शायद अब वो अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस गार्ड्स और उनकी स्पॉटलाइट से बचते हुए धीरे धीरे पाइप के सहारे नीचे उतरते हैं, फिर तमाम सुरक्षा दीवारों को पार करते हुए आखिरकार वो अल्काट्राज की विशाल कांटेदार दीवार के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। समंदर के किनारे पहुंचकर वो लोग चुपके से रेनकोट में हवा भरते हैं और उनसे राफ्ट और लाइफ जैकेट तैयार करते हैं। इसके बाद तीनों बर्फ जैसे ठंडे समंदर में उतर जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी लहरें और मौत का डर, लेकिन इन सब के बावजूद वो धीरे धीरे समंदर के अंदर गायब हो जाते हैं, एक नई जिंदगी की तरफ। अगली सुबह जब गार्ड्स मॉरिस को नई सेल में ले जाने आते हैं तो बिस्तर पर मॉरिस नहीं बल्कि कार्डबोर्ड से बना उसका नकली सिर पड़ा होता है। तभी सबको समझ आ जाता है कि मॉरिस इस अभेद्य जेल से भाग चुका है। दूर खड़ा इंग्लिश ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता था कि मॉरिस एक दिन यहाँ से जरूर निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसी ही और रहस्यमयी सच्ची कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।